कि बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ना, नॉर्मल एक्शन का भी इसमें यूज़ होगा, टेंशन का भी यूज़ होगा। एक बंदा खड़ा है, छत पे खड़ा है, ठीक है, एंड मास ऑफ मैन इज m, ठीक है। और उसने क्या कर रखा है, उसने एक स्ट्रिंग से, एक रस्सी से एक ब्लॉक को हैंग कर रखा है, पकड़ा हुआ है, देखो ये ब्लॉक हैंग कर रहा है, ठीक है। एंड इज स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन, दिस इज वेइंग मशीन, दिस इज वेइंग मशीन। और हमें ये पता करना है कि वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी होगी। दो डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है। एक बार बंदे ने ऐसे खड़ा हो गया और ऐसे उसने हैंग कर रखा है एक वेट को, और एक बार उसने एक पुली की हेल्प से ऊपर से इसको लटका रखा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द वेट शोन बाय वेइंग मशीन। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वेइंग मशीन क्या रीड करती है। वेइंग मशीन रीड्स नॉर्मल रिएक्शन, इसको नोट कर लो आप। पहले मैं आपको एम्फसाइज करके बता चुका हूँ कि जब हम वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो ये क्या रीड करती है, रीड्स नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए भाई, मास ऑफ मैन इज m एंड मास ऑफ ब्लॉक इज स्मॉल m, और ये वेइंग मशीन है, ये देख रहे हैं आप, ये बॉक्स टाइप है, यहाँ भी वेइंग मशीन है। तो देखिए भाई, मैन पे कौन कौन से फोर्सेज हैं। अब ये सब कुछ यार रेस्ट पे, देखो ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, सब कुछ हमें बैलेंस करना है, कोई एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, सारे फोर्सेज बैलेंस करने हैं, ठीक है। तो पहले इस ब्लॉक का एफबीडी देखते हैं। इस ब्लॉक पे कौन सी फोर्स होगी, इट्स वेट विच इज स्मॉल mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, विच इज स्मॉल mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड टेंशन T इन अपर डायरेक्शन। और इस बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, ये जो बंदा है, इस पे कौन कौन सी फोर्सेज हैं, mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट हमेशा नीचे लगेगा, दिस इज mg। ये वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है, तो ये मशीन को दबाएगा, मशीन इसको ऊपर दबाएगी, ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, दिस विल बी नॉर्मल एक्शन, ठीक है। और इसके हैंड पे देखिए क्या होगा, इसके हैंड पे एक टेंशन आएगी नीचे की तरफ, नहीं ये देखो ये हैंड है यहाँ पे, तो ये रस्सी नीचे लगी हुई है अवे फ्रॉम द बॉडी, तो दिस टेंशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज एफबीडी ऑफ द मैन, ठीक है। एन टी और mg, ये रुका हुआ, पहले इसको देखते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये रेस्ट पे, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर के फोर्सेस नीचे के फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, तो T इज mg। अब मैन पे कौन कौन से फोर्सेस हैं, देखो नॉर्मल एक्शन कभी वेट के बराबर नहीं होती, ये ध्यान रखना, ठीक है। कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर नॉर्मल एक्शन तो वेट के बराबर होगी। नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर तभी होगी अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ और मेरे पैरों से वेइंग मशीन है, इन दैट केस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहीं सपोर्ट ले लिया, सपोज करो छत है ये, है ना, मैं इसको ऐसे ऊपर दबा दूँ, सोचो मेरे पैरों से वेइंग मशीन है एंड आई एम 85 kg, ठीक है, 82 kg, ठीक है, और मैं वेइंग मशीन रखी नीचे, और मैं इसको, एक छत है और छत को मैं ऐसे दबा देता हूँ, तो मैं छत को दबाऊंगा तो क्या होगा बताओ, छत मेरे को नीचे दबा देगी थर्ड लॉ से, तो वेइंग मशीन की रेटिंग बढ़ जाएगी, पता है। सपोज को मेरे सामने कोई स्ट्रिंग हैंग कर रही है, यहाँ पर कोई स्ट्रिंग है और मैं स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ खींच लेता हूँ, तो मैं स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ खींचूंगा, स्ट्रिंग मेरे को ऊपर खींचेगी तो मैं थोड़ा हल्का हो जाऊँगा, समझे। अगर मैं स्ट्रिंग यहाँ पे हैंग कर रही है, मैं उसको पकड़ ऐसे नीचे खींच लूँ बहुत तेज़ी से, उतना ही फोर्स स्ट्रिंग मेरे पे लगाएगी, तो मेरा वेट हल्का सा कम हो जाएगा, और जो नॉर्मल एक्शन आएगी वो मतलब वेइंग मशीन की रीडिंग कम हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, मुझसे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये जो नॉर्मल एक्शन है तो वेट के इक्वल है, नहीं, इट कैन वेरी। और ये एग्जाम्पल हमको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो भाई, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो आदमी के वेट के इक्वल नहीं होती, अगर बंदे ने कहीं से सपोर्ट ले रखा है इट विल चेंज, ठीक है। तो देखिए इस बंदे ने 2 सपोर्ट ले रखे हैं, तो चलो इसको बैलेंस करते हैं, मैन पे फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि T इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड कैपिटल mg इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड नॉर्मल एक्शन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज इक्वेशन 2। और यहाँ से मुझे पता है T इज mg, इसकी मैं वैल्यू पुट करूँगा, तो दिस इज mg प्लस mg विच इज इक्वल टू n, दिस इज नॉर्मल एक्शन ऑन द वेइंग मशीन एंड विच इज एक्चुअली वेट ऑफ द मैन शोन बाय द मशीन, ठीक है। तो इसका वेट हो जाएगा इस केस में mg प्लस mg। अरे यार उस वेइंग मशीन ने तो संभाल रखा है दोनों को ना, ऐसे सोचो ना, फिजिक्स से हटके सोचो, फिजिक्स से हटके सोचो, थोड़ा सा नॉर्मली सोचो। किसी को फिजिक्स नहीं आती वो बोलेगा यार ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। वो बंदे का वेट प्लस जो वेट है, दोनों के वेट को किसने संभाल रखा है,
सपोर्ट कहाँ से बताओ ना, वेइंग मशीन से सपोर्ट है यार, तो वो दोनों का वेट रीड करेगी, ठीक है। अगर आपको ऐसे फील नहीं आ रही तो आप इक्वेशन बना के देखिए। अब इस केस में आप पहले आंसर गेस करिए, यू कैन गेस इट, ठीक है। चलो भाई देखते हैं इस बार मैन को, और किसको देखते हैं, ब्लॉक को देखते हैं। पहले ब्लॉक को देखते हैं, तो ब्लॉक पे क्या होगा, दिस विल बी एम जी, यहां पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, ऐसे एम जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है, तो देयर विल बी नॉर्मल एक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब यार ये रस्सी को ऐसे पकड़ खींच रहा होगा, ऐसे खींच रहा होगा, तो रस्सी इसको ऊपर खींच रही होगी अवे फ्रॉम द बॉडी, तो नाउ टेंशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इस पे और इस पे टेंशन तो रही गई, दिस इज टी। पहले इसको बैलेंस करते हैं, जब इसको बैलेंस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि एम जी इज इक्वल टू टी, दिस इक्वेशन 1। उसको बैलेंस करेंगे तो पता चलेगा कि एन प्लस टी इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से n कितना आएगा, एम जी माइनस टी, एंड n इज एम जी माइनस एम जी, सो नॉर्मलेशन डिक्रीजेस, ठीक है। यार बंदे ने सपोर्ट ले लिया ना, थोड़ा फिजिक्स से हट के सोचो भाई, सब फिजिक्स नहीं, थोड़ा नॉर्मल ऑब्जर्वेशन भी तो होता है हमारा फिजिक्स के अलावा, है ना। कि सोचो आप ऐसे खड़े हो, इमेजिन करो आप, है ना, नीचे वेइंग मशीन है और आप सपोर्ट लेके बिल्कुल लटक जाओ, बिल्कुल इसको ऐसे ऐसे पुल करो, तो जितना ज़्यादा पुल करोगे ना आपको उतना ही पुल करेगा, आप नीचे से उतना ही हल्का होते जाओगे और वेइंग मशीन की रेटिंग कम होती जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी कैन प्रूव, है ना, कि हमारा एन क्या होगा, उसके बराबर होगा एम जी माइनस एम जी, ठीक है। तो नॉर्मल एक्शन, अब आप ये ध्यान रखना कि अगर कोई बंदा ग्राउंड पे बिल्कुल फ्री खड़ा हुआ है, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ टच नहीं किया हुआ, तो दैट केस नॉर्मल एक्शन इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर लिफ्ट में है, लिफ्ट ऊपर जा रही तो नॉर्मल एक्शन बढ़ जाएगी, लिफ्ट नीचे जा रही तो नॉर्मल एक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। इन सारे केसेस में नॉर्मल एक्शन क्या करती है, इट चेंजेस, ठीक। चलिए भाई ये एक आसान सा क्वेश्चन हो गया, ये इंपॉर्टेंट था। एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं भाई कौन आंसर देता है मुझे। पुली, पुली की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक बार रिकॉल करिए। पुली स्ट्रिंग के बारे में क्या मैंने आपको बता रखा है, नहीं याद आ रहा है? अच्छा, पुली इज मॉसलेस, पुली इज फ्रिक्शनलेस, स्ट्रिंग इज मॉसलेस, स्ट्रिंग इज फ्रिक्शनलेस, मतलब पुली इसमें फ्रिक्शन नहीं होता है ना। एंड रोप इज मासलेस, ये सब बातें ध्यान रखनी है। मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, खिंचती नहीं है ना। दिस बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, जस्ट मैंने ऐसे पूछ लिया। देखें आप, आपको वीडियो पॉज करके आंसर देना है। दिस मास इज एम, मास इज 10 kg, ओके। और ये बंदा क्या कर रहा है, इस रस्सी को खींच रहा है, कितने से, 500 न्यूटन से खींच रहा है, ऐसे पुली से खींच रहा है ऐसे। एंड दिस फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे, कभी भी आप पूछोगे नहीं फ्रिक्शन है या नहीं है, जब तक आप फ्रिक्शन नहीं पढ़ेंगे मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं, देयर इज नो फ्रिक्शन, ओके। सो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, नॉर्मल एक्शन वेयर, बिटवीन ब्लॉक एंड द ग्राउंड, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए वीडियो पॉज करिए, आप आंसर सोचिए इसका, निकालिए, सोचिए नहीं, ठीक है। देखो वीडियो टेपना नहीं यार, आप सीख रहे हो भाई, ये नहीं कि मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया तो बस आप उसको प्रेशर में नोट डाउन करते चीज़ें किए जा रहे हो, ठीक है। आपको वीडियो पॉज करके सोचना है, टाइम ले करके। तो चलिए भाई 10 kg का एफबीडी बनाते हैं। मास नहीं, वेट 10 g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल एक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड ये रस्सी खींच रही होगी, इसकी टेंशन इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस एंगल इज 60। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी रस्सी को किसी फोर्स से खींच रहे हो तो वही टेंशन बन जाती है, ठीक है। इफ़ यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑफ 500 न्यूटन, सो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 500 न्यूटन। अगर आप उसको खींच रहे हैं ना, वही टेंशन बन जाती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो टेंशन अगर यहाँ पे आपने रस्सी को 500 से खींचा है तो अल्टीमेटली ये फोर्स रस्सी से होता हुआ जाके यहाँ पे लगेगा 500 इधर,
ठीक है, क्या बताना है आपको? एक्सेलरेशन बताना है। चलो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, आसान है। कौन एक्सेलरेट करा रहा है बताओ? अगर आप फिर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे बताइए कि कौन एक्सेलरेट करा रहा है? क्या एन एक्सेलरेट कराएगा? बिल्कुल नहीं कराएगा। एन ऊपर लग रहा है। क्या वेट एक्सेलरेट कराएगा? बिल्कुल नहीं कराएगा। सब वाई डायरेक्शन में भाई, मोशन आगे हो रही है, तो आप समझ गए होगे कौन एक्सेलरेट करा रहा है। टी करा रहा है, या टी का कंपोनेंट, टी का कंपोनेंट करा रहा है। ओके, सो दिस 60, this t cos 60, this is responsible for its forward motion. And what about t sin 60? T sin 60 acts in the upward direction. अभी मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि लॉज ऑफ मोशन में, लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके बाद नहीं बोलूँगा, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें फोर्सेस को किधर रिजॉल्व करना होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्सेस को ऐड करके एम ए के इक्वल कर देना होता है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर देना होता है, ठीक है। ये सब आपको बातें पता है। तो आपको पता है कि ये आगे जा रहा है, कौन एक्सेलरेट करा रहा है? टी cos 60। तो टी cos 60 इज इक्वल टू एम ए, विच इज 10 इंटू ए, एंड विच इज 500 इंटू cos 60 इज हाफ इज 10 ए, सो ए इज 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। What about normal एक्शन? बताओ इस बॉडी का वेट कितना है? इट्स वेट इज 100 न्यूटन। अरे भाई 10 kg है ना, तो 10 kg का मतलब 100 न्यूटन हो गया। तो क्या नॉर्मल एक्शन 100 न्यूटन आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? ये आ गया ना टी साइन 60, रस्सी ऐसे खींच रही है, आप फील करो ना यार कि रस्सी का फोर्स ऐसे आ रहा है, तो फोर्स ऐसे आएगा तो क्या करेगा वो? हल्का सा उसको उठाने की कोशिश करेगा और आगे भगाने की कोशिश करेगा। भगाने वाली बात कर ली हमने। नाउ अपवर्ड एक्शन देखिए, टी साइन 60, ये इसको उठा देगा ऊपर, उठा नहीं देगा मतलब लिफ्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो देखते हैं व्हाट इज टी साइन 60। टी साइन 60 की वैल्यू कितनी पहले देखनी पड़ेगी हमें, विच इज 500 इंटू साइन 60, विच इज 500 इंटू √3/2, विच इज 250 √3। बहुत ज़्यादा आ रहा है यार। एंड वॉट अबाउट एम जी? वॉट अबाउट एम जी? एम जी इज 10G, विच इज 100। अब क्या होगा बताओ? ऊपर का फोर्स तो बहुत ज़्यादा आ गया। जो ऊपर का फोर्स है वो वेट से बहुत ज़्यादा है। तो अगर ऊपर का फोर्स वेट से बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा भाई? होगा ये कि ये ब्लॉक हवा में उठ जाएगा, पता है। तो यहाँ पे इन दिस केस नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0, ठीक है। और हवा में उठेगा तो इसमें एक्सेलरेशन भी आएगा भाई, इट्स मोशन विल बी एक्सेलेटेड। ये हवा में उठेगा, इट्स मोशन विल बी एक्सेलेटेड। अब पता क्या होगा? अब इसमें एक्स में भी एक्सेलरेशन आएगा और साथ में इसमें वाई में भी एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। बताइए वाई में एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है? इक्वेशन सोचिए आप। टी साइन 60 विच इज इन अपवर्ड डायरेक्शन माइनस एम जी विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और हमें पता चल चुका है कि टी साइन 60 की वैल्यू एम जी से ज़्यादा है ना, तो नॉर्मल एक्शन विल बी 0 एंड दिस ब्लॉक इट्स मोशन विल बी एक्सेलेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। और कौन एक्सेलेट कराएगा? इसको एक्सेलेट कराएगा टी साइन 60 ज़्यादा है -10G इज इक्वल टू 10A। ये शायद मैंने निकाला था 250 √3 माइनस 100 इज 10A, फ्रॉम हियर A इज 25 √3 माइनस 10। सॉल्व करना जो भी वैल्यू आ रही है। तो दिस विल बी एक्सेलेटेड इन दिस विल बी एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन। नॉर्मल एक्शन विल बी 0 इन दिस केस, ठीक है। तो शायद आपको थोड़ी थोड़ी फील आ रही होगी कि जिधर एक्सेलरेशन होता है फोर्सेस को उधर रिजॉल्व करते हैं, है ना, और एम ए के इक्वल कर देते हैं। अगर मोशन नहीं हो रही तो हम उसको क्या करते हैं? बैलेंस कर देते हैं। वो बेसिक सी प्रॉब्लम्स देख रहे थे हम, ठीक है। अब यार ये प्रॉब्लम देखो, एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है और आपको हर जगह मिलेगी, है ना, हर बुक में मिलेगी, हर जगह मिलेगी। और ये जेई में आई हुई प्रॉब्लम है एक बार। अब क्योंकि जेई में प्रॉब्लम आई हुई है ना, आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स कर चुके हो नॉर्मल एक्शन की, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि अब इस प्रॉब्लम को आप कैसे ट्राई करें? बिना देखे हुए ट्राई करें, है ना। तो आपको वीडियो में बता रहा हूँ क्वेश्चन स्टेटमेंट,
और आप अपने आप इसको ट्राई करें। ये 2 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, इनके सरफेसेस स्लैंट हैं थोड़े से, इस तरह के सरफेसेस हैं, ठीक। और दिस इज 20 kg, दिस इज 20 kg एंड दिस इज 40 kg, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे द प्लेस ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, और यहाँ पे मैंने 120 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया। दिस फोर्स इज 120 न्यूटन, ओके, दिस फोर्स इज 120 न्यूटन, ठीक है। और मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। यहाँ लिखता हूँ फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड करना है मुझे। नॉर्मल एक्शन फाइंड करनी कहाँ पे? बिटवीन ब्लॉक्स एंड ग्राउंड, नोट कर लिया आप, एंड बिटवीन ब्लॉक्स एंड ग्राउंड, कॉपी में नोट करना, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा। एंड ऑल्सो फाइंड नॉर्मल एक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, इनके बीच में कितनी नॉर्मल एक्शन आएगी हमें वो पता करनी है, और ग्राउंड से कितनी नॉर्मल एक्शन आएगी ये पता करनी है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप इसको ट्राई करिए। एक्सेलेरेशन तो मैं ऐसे देख के बता सकता हूँ, और आप भी ऐसे देख के बता सकते हो अगर आपने मेरे लेक्चर्स पुराने देख रखे हैं तो। 20 + 40 दिस इज 60 kg है, 60 kg, और साथ में जाएगा एक साथ, इसको मैं कंबाइन मान सकते हैं। एंड फोर्स इज 120, सो एक्सेलरेशन निकालने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। F इज ma, सो 120 इज 60a, सो a इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज a, ओके। अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे। हमें इसके बीच में नॉर्मल एक्शन पता करनी, ग्राउंड से पता करना है क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको इक्वेशंस बनवाऊंगा, सॉल्व आप करोगे। तो पहले इस ब्लॉक को देखते हैं, इसका FBD बनाते हैं। तो यहाँ थोड़ी कहानी गड़बड़ हो गई, पहले हमारे बिल्कुल फ्लैट सरफेस होते थे, थोड़े के स्लैंट। FBD ट्राई करो यार, आपको FBD बनाओ, वीडियो पॉज करो, देखो कि आपने कुछ सीखा भी है नहीं भी सीखा है। इसको यहाँ बना देते हैं, ठीक है भाई। ये मैंने फोर्स अप्लाई कर रखा है, तो सबसे पहले इसको बनाना चाहिए, F। mg भी बना देते हैं यार, mg तो आपको पता ही सबका होता है। ग्राउंड से नॉर्मल एक्शन आएगी, इसको n1 बना देते हैं, ठीक है। और कौन सा फोर्स आएगा बताओ, अब बोलो कौन सा फोर्स आएगा? अरे यार ये इसको धक्का मारेगा ना इधर जाके, तो इन दोनों सरफेस का कांटेक्ट मैंने अलग अलग बना रखा है, ये दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इसके ये जाके इसको टच करेगा, तो ये इसको धक्का मारेगा ऐसे, समझे। नॉर्मल एक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ऐसे मत बना देना यार, बहुत से बच्चे ऐसे बना देते हैं बेवकूफ़ी में। 50 बार बता चुका हूँ आपको अभी तक कि नॉर्मल एक्शन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो कोई बच्चा ऐसे बनाता है तो बहुत मूड खराब होता है, तो ऐसे ऐसे बना देता है, तो लगता है सब पढ़ाना बेकार हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं बनाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है आपने ऐसे नहीं बनाया होगा। सो दिस विल बी नॉर्मल एक्शन, एंड सिमिलरली दिस विल बी, यार एंगल तो बताया नहीं मैंने आपको, मैं भी क्या कर रहा हूँ, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ओके। सो दिस इज नॉर्मल एक्शन n, यहाँ लिख देता हूँ दिस इज n, ठीक है। यहाँ इसको ये दिस इज n, क्लियर। और इस पे कौन आएगा बताओ? इसका mg आएगा, mg की वैल्यू कितनी है 40g, और ग्राउंड से n2 आएगा, उसको हम n2 लिख देते हैं। ये हो गया FBD। सबसे पहले तो यही काम हो गया FBD बनाना, बिना FBD बनाए क्वेश्चन नहीं मिलने का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं यार। तो आपको पता है कि ब्लॉक जब आपस में टच करके रखे होते हैं, तो एक तो हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखते हैं, F इज ma, वर्टिकल में बैलेंस्ड होता है, तो एक बार बैलेंस करना होता है, दिमाग में बिठा लो आप बात, ठीक है। सबसे पहले यार हमें n के कॉम्पोनेंट्स बनाने पड़ेंगे ना, ठीक है। थोड़ा आपको एंगल वैंगल समझ में नहीं आएगा, तो मैं एक फिगर मिटा देता हूँ, है ना। पहले इसी को बना लेते हैं। अब कौन गड़बड़ कर रहा है बोलो? अब आपको पता है कि सारे फोर्सेस हमें, इधर एक्सेलरेशन है तो सारे फोर्सेस हमें इधर रिजॉल्व करने हैं, और इसके परपेंडिकुलर बैलेंस से इधर रिजॉल्व करने हैं। तो यार F को तो रिजॉल्व करना नहीं, आगे ही है, इनको भी रिजॉल्व नहीं करना है। ये गड़बड़ कर रहा है n, ये ना तो ऊपर आ रहा है, ऊपर नीचे भी नहीं, लेफ्ट राइट भी नहीं, गड़बड़ कर रहा है। इसको रिजॉल्व करते हैं इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज दिस डायरेक्शन इज एक्सेलरेट, यहाँ एक्सेलरेशन है, एंड इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑल फोर्सेज आर बैलेंस्ड, ठीक है। तो देखते हैं भाई, दिस एंगल इज 30, अभी फिगर छोटी हो गई, एंड दिस एंगल इज 90,
दिस एंगल इज 90, 30 90 120 हो गया. सो दिस एंगल विल बी 60. पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. देखो दिख रहा है आपको शायद. ओके, दिस एंगल भी 60. सो दिस कॉम्पोनेंट विल बी n cos 60 एंड दिस कॉम्पोनेंट विल बी n sin 60. समझे आप? ये आ गया. क्यों रिजॉल्व किया? समझ गया ना. n को रिजॉल्व करना है, f को टच नहीं करना है क्योंकि f एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में है. इनको भी टच नहीं करना है क्योंकि ये उसके परपेंडिकुलर हैं. चलो भाई इसको पकड़ते हैं, दूसरे ब्लॉक को. इसको यहां बनाते हैं. ठीक है, दिस एंगल इज 30. दिस इज नॉर्मल एक्शन एंड ये 30 होगा तो ये भी 30 आएगा, तो ये 60 आएगा, ये 60 आएगा. तो देखो ये ऑल्टरनेट, ये भी 60 आएगा. दिस विल बी n cos 60 एंड दिस विल बी n sin 60. मैं n को रिजॉल्व कर दिया. ठीक है, दिस विल बी n2 एंड दिस विल बी 40g एंड योर mg इज 20g. खत्म कहानी यार. तो बस थोड़ा सा स्लैंट हो गया. वैसे अगर ये ऐसे होते बिल्कुल फ्लैट तो इस पे नॉर्मल इधर आती और इस पे नॉर्मल इधर आती. इस बार थोड़े स्लैंट हो गए, ऐसे हो गए, तो इस पे इधर आएगी और इस पे इधर आएगी. अब इधर आएगी तो मैं यार उसके कंपोनेंट इधर इधर बनाने पड़ेंगे, और कुछ नहीं है. अब मैं इक्वेशन लिखूंगा, सॉल्व आप करोगे. इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? f माइनस n cos 60 इज इक्वल टू ma. m कितना था इसका? 20 इंटू a. उसकी इक्वेशन, उसको कौन चलाएगा भाई? फिर बोला ऐसा ना हो कि आप इस f को उठा के यहां लगा दो. जो फोर्स डायरेक्टली एक्ट करता है वो उसको चलाता है. तो n cos 60 इज रिस्पॉन्सिबल. ओके, इसको चलाने के लिए n cos 60 इज रिस्पॉन्सिबल. तो इक्वेशन विल बी n cos 60 इज 40 है. आप दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख के ऐड करोगे, आपको a मिल जाएगा जो मैं पहले निकाल चुका हूं. 2 आएगी वैल्यू. a को यहां पुट कर लेना या a को यहां पुट कर लेना, आपको n मिल जाएगा. ये आपको खुद निकालना है नॉर्मल एक्शन. ठीक है, तो नॉर्मल एक्शन आ जाएगी आपकी. अभी मैं ग्राउंड से भी तो निकालनी थी. चलो इसको वर्टिकल में बैलेंस करते हैं. देखो वर्टिकल में क्या हो रहा है. आप देखो n1 20g के इक्वल नहीं होगा ना. नॉर्मली n1 20g के इक्वल होता था, इस बार नहीं होगा क्योंकि ये एक फोर्स ऐसे भी आ गई. सोचो अगर फोर्स ऐसे आ रही तो इसका इफेक्ट ऊपर भी होगा, इसका इफेक्ट नीचे भी होगा. तो ये इसको थोड़ा सा उठा देगा ऊपर की तरफ. कौन कौन ऊपर आ रहा है? ऊपर आ रहा है n1 और साथ में n sin 60. n1 प्लस n sin 60 इज इक्वल टू 20g. n आप निकाल चुके हो, अभी बिल्कुल निकाल चुके हो. उसकी वैल्यू पुट करना तो आपको n1 मिल जाएगा. दिस नॉर्मल एक्शन. इसको पकड़ते हैं, ऊपर नीचे बैलेंस करते हैं. कौन है ऊपर? ऊपर n2 है. कौन है नीचे? 40g नीचे है. और कौन है नीचे? n sin 60 भी नीचे है. क्या मैं n की वैल्यू निकाल चुके हैं? बिल्कुल निकाल चुके हैं n की वैल्यू. इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वी विल गेट n2. वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए. चैप्टर धीरे धीरे मुश्किल होने लगेगा तो उसको थोड़ा कैजुअल अप्रोच मत रखिए. आप लोग नोट्स नहीं बनाते हो, नोट्स सबमिट नहीं करते हो टाइम पे, वीडियो नहीं देखते हो, 1-2 दिन लटका देते हो, दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, तो फिजिक्स मैकेनिक्स वैसे भी थोड़ी टफ होती है. थोड़ा ध्यान से पढ़िए चीज़ों को और डिस्कस करते रहिए. चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं.